हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं भारत धिंगरा आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 का जो 6th लेसन है रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक, उसका पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया था। हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है और रासायनिक समीकरण की क्या विशेषताएं हैं और क्या इसकी सीमाएं हैं। आज इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। एक बार पुनः दोहरा दूं, रासायनिक अभिक्रिया क्या थी? वह घटना जिसमें क्रियाकारक या अभिकारक, वो पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें आप कहते हैं क्रियाकारक, और वो पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें आप कहते हैं उत्पाद या क्रियाफल। तो मैंने आपको बताया था वह घटना जिसमें क्रियाकारक या अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद या क्रियाफल बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस रासायनिक अभिक्रिया के जो पदार्थ हैं अर्थात इसमें जो भाग लेने वाले क्रियाकारक हैं, इसमें जो बनने वाले उत्पाद हैं, उनके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को कई प्रकार से बांटा जा सकता है। पहली अभिक्रिया है हमारी योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। नाम में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। योगात्मक जुड़ जाना, संयोजन मिलना, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में मिलकर एक ही क्रियाफल या उत्पाद बनाते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन शब्द बता रहा है कि मिलेंगे कौन, वो जो क्रिया कर रहे हैं क्रियाकारक, और योगात्मक शब्द बता रहा है कि जुड़ेंगे। जैसे आप गणित में पढ़ते हैं, यहां सर हम लिखें 1 + 2 तो इसका मतलब भी है 3। हम लिखें सर 1 + 1 + 1 तो इसका मतलब भी है 3। यानी 3 को आपने 2 अंकों के रूप में लिखा, 3 को आपने 2 से अधिक अंकों के योग के रूप में लिखा, तो 2 अंकों के रूप में भी इसका योग ये 3 बन सकता है, 3 अंकों के योग के रूप में भी इसका योग जो है वो 3, यानी एक ही अंक के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है, चाहे वो इन 2 अंकों का योग हो या 3 अंकों का। ठीक ऐसे ही वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, एक ही क्रियाफल बनाते हैं, उसे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सीधे शब्दों में कहूं, जहां अनेक मिलकर एक हो जाते हैं, उन अभिक्रियाओं की पहचान आप योगात्मक अभिक्रिया के रूप में कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल रासायनिक अभिक्रिया का पढ़ा था, कार्बन क्रिया करता है वायुमंडल की ऑक्सीजन से और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां देखिए हमें पता है तीर के निशान के बाईं ओर जो लिखा है वही क्रियाकारक है, आपको वो 2 नजर आ रहे हैं, जबकि उत्पाद आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक ही नजर आ रहा है। तो जहां 2 क्रियाकारक थे, अनेक थे, लेकिन राइट साइड में देखा, दाईं तरफ देखा तो एक हो गए, अनेक से एक हो गए, यानी 2 क्रियाकारकों ने मिलकर जब एक ही उत्पाद बनाया तो ये पहचान के रूप में आपकी अभिक्रिया हो गई योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह से एक और अभिक्रिया आप देख सकते हैं, एक यौगिक होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है तो ये ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। देखिए यहां भी क्रियाकारक 2 हैं और उत्पाद 1 है। तो सिंपल सा हो गया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या अधिक क्रियाकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ये पहले प्रकार की अभिक्रिया हमारी हुई। पहचान हो गई कि लेफ्ट साइड में या बाईं ओर तीर के निशान एक से अधिक हैं, बाईं ओर तीर के निशान के एक से अधिक क्रियाकारक और दाईं ओर केवल एक ही उत्पाद नजर आ रहा है। अब इस योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत हमारी अगली अभिक्रिया है अपघटन, या दूसरे शब्दों में हम कहें संयोजन था मिलना और वियोजन है बिछड़ना, अलग हो जाना। देखिए अपघटन जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है टूट जाना। किसी भी पदार्थ के आप टुकड़े करते हैं, जाहिर सी बात है जब किसी पदार्थ के टुकड़े होते हैं तो उसके टुकड़े होने का मतलब है कि अगर वो टूट गई है और टूटी है तो उसके टुकड़े होंगे या तो 1 से 2 बन गए होंगे, या 1 से 3, या 1 से 4, या 1 से अनेक। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही क्रियाकारक टूटकर अपघटित होकर, है ना, वियोजित होकर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही क्रियाकारक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है उसे हम अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए आपके पास है ये यौगिक CaCO3, हमारी सामान्य भाषा में हम इसे कहते हैं चूने का पत्थर या लाइम स्टोन, और विज्ञान की भाषा में इसका नाम है Ca कैल्शियम, और CO3 समूह को कहते हैं कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूने का पत्थर है, जब आप इसे पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ये अपघटित होता है और बनाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ से गुदगुदाहट के साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। इस अभिक्रिया को आप देखिए, ये आपकी पहली अभिक्रिया की बिल्कुल उलट अभिक्रिया, उसके विपरीत है। पहली अभिक्रिया में क्या हुआ, एक ही क्रियाकारक ने टूट करके 2 उत्पाद बनाए, और इस अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया में क्या हुआ था, 2 क्रियाकारकों ने मिलकर एक ही उत्पाद बनाया था, और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक क्रियाकारक से 2 उत्पाद बन रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपघटन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत है। वहां अनेक मिलकर एक हुए थे और यहाँ एक से क्या हो गए, अनेक हो गए। तो सीधी सी पहचान है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाएं पक्ष में क्रियाकारक एक से अधिक लेकिन उत्पाद एक है तो वो योगात्मक होगी, और रासायनिक अभिक्रिया के बाएं पक्ष में क्रियाकारक तो एक ही लेकिन उत्पाद पक्ष एक से अधिक रखते हैं, उत्पाद ये प्लस के साइन के साथ, तो वह अभिक्रिया आपके लिए पहचानने वाली है कि वह वियोजन अभिक्रिया है। और इस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि इसके पहले जो हमने अभिक्रिया पढ़ी थी, जहां CaO CO2 के साथ मिलकर CaCO3 बना रहा है, तो इस अभिक्रिया को देखने से भी आपको पता चल रहा है कि यह अभिक्रिया जहां 2 मिलके 1 हुए और ये जहां 1 से 2 हुए, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात वियोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत है। आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, योगात्मक अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया के विपरीत है, समझाइए। कुछ नहीं, आप दोनों अभिक्रियाओं की परिभाषा लिखिए और दोनों का उदाहरण दे दीजिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जहां 2 क्रियाकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, उदाहरण दिया। और वह रासायनिक अभिक्रिया जहां एक ही क्रियाकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाता है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, उदाहरण दे दिया। तो ये इस बात को भी सिद्ध कर रहा है कि एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया है। अब देखिए थोड़ा सा अच्छी रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं, ये बड़ी आसान थी। अब तीसरी प्रकार की अभिक्रिया पे हम जाएं। तीसरी प्रकार की हमारी अभिक्रिया है विस्थापन, या दूसरे शब्दों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन बड़ा सुनते हैं हम कि बाढ़ आए और बाढ़ आने के बाद सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, यानी अपने स्थान को छोड़ना पड़ा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होना है
किसी ने हटना है। जब वो बाढ़ आने से लोग हटे वहां से, तो उनकी जगह क्या हो गया, उस स्थान पे केवल पानी ही पानी, यानी एक हटा और दूसरा उसके स्थान पर आ गया। तो देखिए ये नियम है कि जो चुस्त होते हैं वो हमेशा सुस्त को हटा करके उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं, कुर्सी दौड़ का खेल आप खेलते हैं, आपके बीच में 2 कुर्सियां हैं, 3 बच्चे उसके लिए दौड़ लगा रहे हैं, तो आपको मालूम है कि तीनों में से जो 2 बच्चे चुस्त रहेंगे वो तो दोनों कुर्सी पे बैठ जाएंगे और तीसरा बच्चा जो है उसे रेस से बाहर होना पड़ेगा। तो ठीक वैसी स्थिति है। वह रासायनिक अभिक्रिया जहां अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कक्षा 8 में भी आपने हाइड्रोजन गैस के निर्माण का एक समीकरण पढ़ा है। एक अम्ल होता है जिसे हम गंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका सूत्र होता है H2SO4। इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जब इसकी क्रिया दानेदार जस्ते से होती है जिसे हम जिंक कहते हैं, जिसका प्रतीक है Zn, तो जब आप दानेदार जस्ते पर सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं तो क्या होता है, H2SO4 का ये जो H2 है ये हट जाता है और Zn इसके स्थान पर आकर के जुड़ जाता है और यहां बन जाता है ZnSO4 और ये H2 आपका बाहर निकल जाता है। तो हमने क्या देखा, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक भी 2 हैं और उत्पाद भी 2 हैं। अब तक पहले की पढ़ी हुई दोनों अभिक्रियाओं में पहले की बात करें तो क्रियाकारक 2 थे, उत्पाद 1 था, और दूसरे की बात करें तो क्रियाकारक 1 था और उत्पाद 2 थे। लेकिन अब क्रियाकारक भी 2 है और उत्पाद भी 2 है। तो विस्थापन अभिक्रिया की पहचान होगी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक भी 2 होंगे आपके पास और उत्पाद भी 2 होंगे। आप देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया में जो H2 पहले SO4 के साथ जुड़ा हुआ था और जिंक अकेला था, अभिक्रिया के बाद जिंक तो SO4 से जुड़ चुका है और H2 वहां से हट चुका है, यानी जिंक चुस्त है, वो अधिक क्रियाशील है और उस अधिक क्रियाशील तत्व जिंक ने कम क्रियाशील तत्व हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं स्थान ग्रहण कर लिया है। इसीलिए मैंने कहा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व का स्थान अधिक क्रियाशील तत्व ले लेता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दानेदार जस्ते और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया में हाइड्रोजन गैस का बनना, यहाँ जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। इसी तरह की हम एक और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं द्विविस्थापन, या इसे कई बार हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो द्विविस्थापन या अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, ये कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 क्रियाकारक आपस में तत्व या समूह का आदान प्रदान करके विनिमय करके नए उत्पाद बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मैंने आपको बताया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 क्रियाकारक आपस में तत्वों का, आयनों का या मूलकों का आदान प्रदान करके, लेन देन करके क्या करते हैं, नए उत्पाद बनाते हैं, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में बने दोनों में से एक उत्पाद अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखिए आपके पास एक यौगिक है
NO3, इसे हम कहते हैं Na प्रतीक है सोडियम का, 9th क्लास में आपकी था। NO3 प्रतीक है नाइट्रेट का, ये सोडियम नाइट्रेट है। तो ये सोडियम नाइट्रेट क्रिया करता है, किससे करता है? इसको और दूसरी तरह से ले हम, हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। Ag सिल्वर को कहते हैं चांदी, जिसे आप कहते हैं अर्जेंटम, लैटिन भाषा में इसका नाम है। सिल्वर से NO3 जुड़ा है, इसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और जब आप इसमें सिंपली नमक को ऐड करते हैं, नमक हमने पहले भी बताया था, खाने में जो नमक हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं, रासायनिक रूप है उसका NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो जब सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड से होती है तो क्या होता है? तो देखिए, हर यौगिक के दो भाग होते हैं। सामान्य स्थिति में उसका जो पहला भाग होता है वो धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ठीक, ऐसे सोडियम क्लोराइड बहुत सिंपल एग्जांपल है, 9th में पढ़ लेते हैं। यहाँ Na धनात्मक और Cl ऋणात्मक। तो होता क्या है, हमने कहा द्विविस्थापन अभिक्रिया वह है जहां क्रियाकारक आपस में मूलकों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो होता क्या है, सिल्वर नाइट्रेट में से नाइट्रेट सोडियम के पास चला जाता है और सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड सिल्वर के पास आ जाता है। जब सिल्वर इधर आ गया, Ag के साथ जुड़ गया, तो आपको मिला AgCl, सिल्वर क्लोराइड हो गया। और Na जो है सोडियम, उसके साथ ये नाइट्रेट चला गया और आपको मिला NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की क्रिया से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बने। तो विस्थापन अभिक्रिया की तरह यहां भी क्रियाकारक दो हैं और उत्पाद दो ही हैं। लेकिन यहां क्या हुआ है, यहां जो हाइड्रोजन गया था वो अकेला रह गया, उसको जुड़ने के लिए कोई नहीं मिला। जबकि यहाँ जो नाइट्रेट गया उसको जुड़ने के लिए सोडियम मिल गया और जो क्लोराइड था उसको जुड़ने के लिए सिल्वर मिल गया। तो दोनों ने आयनों का आदान प्रदान किया। तो जहां आयनों का आदान प्रदान हो और क्रियाकारक उत्पाद भी बदल जाए, वो अभिक्रिया द्विविस्थापन है। सॉरी, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो सिल्वर क्लोराइड है वो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, और जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गया, एक उत्पाद दोनों में से, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। अब देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल दूं और आपसे पूछूं कि आप इसके बारे में बताइए कि ये कैसी अभिक्रिया है। CH4, इसे मैथेन कहते हैं। पहली बार दलदली क्षेत्रों में मिली थी, इसलिए इसको मार्श गैस भी कहते हैं। जब ये मैथेन क्लोरीन से क्रिया करती है Cl2 से, तो ये उत्पाद बनाते हैं CH3Cl प्लस HCl। आपसे पूछा जाए कि ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो देखिए यहां भी 2 से 2 बन रहे हैं, अर्थात या तो ये विस्थापन होगी या फिर ये द्विविस्थापन होगी। अब देखिए, देखने से ऐसा लग रहा है कि जब मैथेन ने Cl2 से क्रिया की तो मैथेन के 4 में से एक H हट गया और उसके स्थान पर एक Cl आ गया। जो H हटा वो दूसरे Cl से जाके जुड़ गया और यहाँ क्या बन गया, HCl। तो आपको ये नजर आ रहा है कि सर यहाँ 2 से 2 बने, दोनों के बीच में आदान प्रदान हुआ है। इसने अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया और क्लोरीन ले लिया। हाइड्रोजन इसको दिया तो ये HCl बन गया, क्लोरीन इसको ले लिया तो CH3Cl बन गया। और आपको ये अभिक्रिया द्विविस्थापन नजर आती है। तो थोड़ी सी भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों अभिक्रियाओं में 2 क्रियाकारकों से 2 उत्पाद बनते हैं। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन है और कौन सी द्विविस्थापन? उसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, और बिल्कुल आप इससे चलिए 100% आप पहचान सही कर पाएंगे। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो इस तरह से आता है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पहचानिए व परिभाषित कीजिए।
आपको वहां रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना भी होता है और आपको वहां उसे परिभाषित भी करना होता है। अगर आपकी पहचान ही गलत हो गई तो परिभाषा निश्चित रूप से गलत होगी। तो देखिए पहचान क्या है। 9th में हम एक चीज पढ़ते थे, तत्व, और एक शब्द हम पढ़ते थे यौगिक। दोनों में क्या फर्क है मैं आपको याद दिलाऊं। अणु के ये दो रूप पढ़े थे आपने, तत्व और यौगिक। तत्व वे अणु थे जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। वे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन, इसमें केवल N है। हाइड्रोजन, इसमें केवल H है। ऑक्सीजन, इसमें केवल O है। क्लोरीन, इसमें केवल Cl2 है। ब्रोमीन, इसमें केवल Br है। ये सभी तत्व रूप है। ये ऐसे अणु हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तो ये सब अपने आप में तत्व हैं। यौगिक वे अणु जो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी असमान परमाणुओं का जो समूह होता है उसे आप यौगिक कहते हैं। जैसे पानी सुना आपने, जल फॉर्मूला होता है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड में आपके लिए बोल रहा हूं CO2। नमक मैंने आपके लिए बोला सोडियम क्लोराइड। तो आप देखिए पानी में दो तरह के परमाणु हैं, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड में भी दो तरह के हैं, कार्बन का और ऑक्सीजन का। सॉल्ट या नमक है, इसमें भी दो तरह के हैं, सोडियम का और क्लोरीन का। तो अलग अलग परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? यौगिक। तो आप समझ गए, समान परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है और असमान परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब आप इसे अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास दो क्रियाकारक से दो उत्पाद बन रहे हैं और ऐसे में जो क्रियाकारक हैं आप उन पे नजर डालें, भाग लेने वाले क्रियाकारकों में एक अगर यौगिक हो, देखिए यहां ये यौगिक है H2SO4, क्योंकि हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन अलग अलग परमाणुओं का ये समूह बन गया, तो ये यौगिक है। जबकि Zn केवल Zn ही है, जिंक ही है, तो ये आपके लिए क्या है? तत्व है। यहां आइए, Ag अलग, नाइट्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, तीन अलग अलग प्रकार के तत्व हो गए। ये आपके लिए क्या है? यौगिक है। और Na और Cl दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का समूह हो गया, ये भी आपके लिए क्या है? यौगिक है। CH4 कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग अलग प्रकार के तत्व हो गए, ये भी आपके लिए यौगिक है। और Cl2 यहां दोनों ही क्लोरीन है ये, इसलिए ये आपके लिए क्या है? तत्व है। तो आप इस पहली और तीसरी अभिक्रिया को देखिए, इनमें एक समानता है। आपने पहली अभिक्रिया को भी विस्थापन कहा था, तो आप देखिए इस पहली अभिक्रिया में दोनों क्रियाकारकों में से एक तत्व है और इस तीसरी अभिक्रिया के में भी क्या है? दोनों क्रियाकारकों में से एक तत्व है। अर्थात ये पहचान है कि जब आपके सामने कोई रासायनिक अभिक्रिया हो और उसमें दो क्रियाकारकों से दो उत्पाद बन रहे हो सॉरी, और दोनों क्रियाकारकों में से एक क्रियाकारक आपका तत्व रूप में हो, जैसा इस पहली अभिक्रिया में जिंक और तीसरी अभिक्रिया में क्लोरीन है, तो वह अभिक्रिया निश्चित रूप से आपके लिए विस्थापन अभिक्रिया आप पहचान लीजिए। और अगर आपके पास रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोनों ही क्रियाकारक यौगिक रूप में, उनमें से कोई तत्व नहीं है, तो वह अभिक्रिया आपके लिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है, पहचान लीजिए। और साधारण से परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई, पहचान बताई कि दोनों क्रियाकारकों में से एक भी तत्व रूप में है, तो आप बिना सोचे कर दीजिए कि यह अभिक्रिया विस्थापन है। लेकिन दो से दो बने और बनाने वाले दोनों क्रियाकारक यौगिक हैं, तो वह द्विविस्थापन और परिभाषा हो गई। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जैसे पहली और तीसरी। और वह अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक आपस में आयनों या मूलकों का आदान प्रदान करके दो नए उत्पाद बनाते हैं, द्विविस्थापन या अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि बनने वाले दोनों उत्पाद में से एक अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है।
द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, एक उदाहरण आपको और बताता हूं। देखिए, एक यौगिक है Na2SO4, इसे आप कहते हैं Na दिख रहा है सोडियम, SO4 है सल्फेट समूह है। सोडियम सल्फेट 9th में आपने अणुसूत्र बनाने सीखे थे। अगर अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको ये सूत्र बनाने सिखाऊंगा। फिलहाल आप देखिए ये सोडियम सल्फेट है और ये क्रिया कर रहा है Ba बेरियम Cl2 क्लोरीन, तो बेरियम क्लोराइड इसे कहते हैं। जब सोडियम सल्फेट इस बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है, बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है, तो क्या होता है? वही बात, पहला भाग पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इसके नेगेटिव को इधर ले जाइए, इसके नेगेटिव को इधर लाइए। SO4 Ba के साथ जुड़ेगा और बनाएगा बेरियम सल्फेट। ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। ये तीर का निशान बता रहा है कि यह उत्पाद नीचे बैठ गया है। और Na और Cl जहां साथ दिखते हैं नकल हो जाती है। नकल मतलब पहला और 17वां वर्ग साथ जाते हैं हमेशा। और Na और Cl से तो आपको मालूम है कि Cl सोडियम क्लोराइड मिलता है। मैंने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। यहाँ सोडियम 2 है तो आप यहाँ 2 लगा लीजिए। ऐसा करते ही सोडियम 2 हो गए। देखिए क्लोरीन 2 है, वो भी 2 हो गए। ये आपकी अभिक्रिया बैलेंस हुई। तो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के 4 रूप पढ़ लिए। योगात्मक व संयोजन अभिक्रिया जहाँ अनेक से एक बना, अपघटन या वियोजन जहाँ एक से अनेक हुई, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ बने तो 2 से 2 थे लेकिन दोनों क्रियाकारकों में से एक तत्व था, अर्थात एक अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित किया। द्विविस्थापन या अवक्षेपण अभिक्रिया, यहाँ क्या था? 2 से 2 ही बने थे लेकिन बनाने वाले दोनों क्रियाकारक यौगिक थे और बनने वाले दोनों उत्पाद भी क्या थे? यौगिक थे। यहाँ दोनों ने आपस में आयनों का विनिमय या आदान प्रदान किया और दोनों उत्पाद बना दिए। अब एक 5वीं अभिक्रिया आपको और पढ़ाएंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी हम 8th में ही पढ़ लेते हैं। 5वीं अभिक्रिया जो मैं आपको बता रहा हूं ये भी हम 8th में ही पढ़ लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो आप इस 6th लेसन से पहले आपके 5वां लेसन और है अम्ल, क्षार और लवण का। वहां आप अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जिनका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो अम्लीय विलयन, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और साथ ही नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। तो देखिए, जब ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल की आइडेंटिफिकेशन है, इनके पास H होता है। अम्ल का बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये है HCl, जिसे आप नमक का तेजाब भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने बहुत साधारण सा क्षार भी सुना है NaOH, जिसको आप कास्टिक सोडा कहते हैं। और आपने पढ़ा है कि ये जो कास्टिक सोडा है इसका उपयोग हमारे कपड़े धोने के साबुन में होता है। तो इसको हम कहते हैं रासायनिक रूप से कास्टिक सोडे को Na के लिए सोडियम और OH के लिए हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। देखिए जल का सूत्र होता है H2O, वास्तव में 2 आयनों से बनता है, एक H+ और एक OH-। और आप देख रहे हैं ऊपर अम्ल के पास कौन है, ये H आपको नजर आ रहा है। क्षार के पास कौन है, तो ये OH आपको नजर आ रहा है। यानी अम्ल जलीय विलयन में H+ दे रहे हैं, पहले वाला पार्ट वैसे भी प्लस होता है, आपको बताया था, और क्षार बाद वाला पार्ट वैसे भी आपको मैंने बताया था माइनस होता है, तो OH- आयन दे रहे हैं। तो जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है तो होता क्या है, अम्ल के H+ आयन क्षार के OH- आयन के साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं, इस तरह से। साथ ही क्या है, मैंने कहा था किसी भी यौगिक का पहला भाग पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला भाग पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और अब आपको मालूम है इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला गया तो इसके पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव चला जाएगा, यानी ये यहाँ और ये OH यहाँ। तो OH यहाँ है तो HOH पानी बन गया आपका, और Cl वहां चला गया तो NaCl नमक बन गया, जिसे आप लवण कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो ये लवण है एक, और H2O क्या है, जल है। तो इस अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं, इसके परिभाषित आप कैसे करेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जहां अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसकी पहचान क्या है, देखिए प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन की तरह यहां भी 2 क्रियाकारकों से 2 उत्पाद बन रहे हैं। ये विस्थापन से तो अलग है क्योंकि दोनों में से कोई भी तत्व नहीं है, दोनों यौगिक रूप में है, लेकिन हम इसको द्विविस्थापन से डिफरेंशिएट कैसे करें, वहां भी 2 यौगिक थे, वहां यहां भी 2 यौगिक है, तो आप पहचानें, आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया में दोनों क्रियाकारकों में से एक के पास आपको H दिखेगा, दूसरे के पास OH दिखेगा, और बनने वाले उत्पाद में से एक उत्पाद हमेशा क्या होगा, पानी होगा, जल होगा। अगर आपको 2 से 2 मिले, 2 यौगिकों से 2 यौगिक मिले, लेकिन बनने वालों में एक जल हो और बनाने वालों के पास एक के पास H और एक के पास OH है, तो समझ लीजिए कि वहां अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर रहे हैं और जल के साथ लवण बन रहा है। मतलब आप उस अभिक्रिया को क्या नाम दें, उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम दें। इसे उदासीनीकरण ही क्यों कहा गया, देखिए अम्ल का अम्लीय गुण जिसके कारण ये नीले लिटमस पेपर को लाल करता है वो है ये H+ आयन, और क्षार का क्षारीय गुण जिसके कारण ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो है OH- आयन। तो जब आप अम्ल और क्षार की क्रिया करवाते हैं तो इसके सभी H+ जो इसका अस्त्र है उसको इसी के OH- जो इसका अस्त्र है वो निरस्त कर देते हैं, प्रभावहीन कर देते हैं। जितने H+ हैं उतने यहाँ से OH- आते हैं, और ये H+ और OH- आपस में मिलकर जल बना लेते हैं, और अब विलयन में ना तो H+ बचता है ना OH-। इसलिए जो विलयन आपका बनता है वो लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होता है, यानी ना तो वो नीले को लाल करता है ना वो लाल को नीला करते हैं, यानी अम्ल और क्षार इस अभिक्रिया में उदासीन हो जाते हैं, उदासीन प्रकृति का जल बना लेते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को आप उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा फिर से सुनिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। पहचान है, दोनों क्रियाकारकों में से एक के पास H और एक के पास OH होगा, और बनने वाले दोनों उत्पादों में से एक हमेशा जल होगा। ऐसी अभिक्रिया को आप उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इस प्रकार हमने 5 अभिक्रियाएं पढ़ी। अब इसके आगे का जो लेसन है मैं पार्ट 3 आपके लिए लेके आऊंगा, वहां पर हम इसके आगे के लेसन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन 5 अभिक्रियाओं को
अपने टेक्स्ट बुक की सहायता से पढ़िए, बुक की सहायता से पढ़िए। और किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9875064369 पे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।